अक्सर जब हम किसी खतरे की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत कोई ऐसी चीज आती है जिसे हम अपनी आंखों से साफ देख सकें। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई कोई तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी हो। सही कहा। या फिर आसमान में एकदम काला भयानक तूफान मंडरा रहा हो। मतलब खतरा जब सामने होता है तो उससे बचने की तैयारी करना थोड़ा आसान लगता है। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। हमारा जो दिमाग है ना, वो मुख्य रूप से उन चीजों को प्रोसेस करने के लिए बना है जो स्पष्ट हों, जिनकी आवाज हो या जिन्हें हम छू सकें। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस विषय पर ये विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, वो एक ऐसे अदृश्य खतरे के बारे में है जो हर जगह है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग मास्टर क्लास चैप्टर 2 कंप्लीट स्टडी गाइड और आईडीपी वॉल्यूम 4 वर्कबुक की बहुत ही गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और इस चर्चा का मिशन एकदम साफ है। हमें इस संकट की जड़ों को, इसके पीछे के विज्ञान को और इसके समाधान को समझना है। और पता है, इस मास्टर क्लास गाइड की जो पहली स्लाइड है ना, स्लाइड 1, उसका विजुअल बहुत ही पावरफुल है। हाँ, वो जो तस्वीर है वो सिर्फ एक चित्र नहीं है, वो हमारे आज और कल का एक सटीक ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा। उस तस्वीर में ना हमारी धरती को बीच से 2 हिस्सों में बांट के दिखाया गया है। बाईं तरफ एकदम वैसी दुनिया है जैसी होनी चाहिए। मतलब हरी भरी प्रकृति है, घने जंगल हैं, नीला पानी है। जहाँ जानवर सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन जो दाईं तरफ का हिस्सा है, बाप रे, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। वहां फैक्ट्रियों की लंबी लंबी चिमनियों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा है। जमीन एकदम लाल और तपती हुई दिख रही है। और वो पिघलती हुई बर्फ वाला हिस्सा। हाँ, वो बर्फ के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े पर एक अकेला पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू फंसा हुआ है। मुझे लगता है ये एक तस्वीर इस पूरे विषय का सार समेट लेती है। बिल्कुल। और इस तस्वीर को अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये समझना जरूरी है कि ये पूरी चर्चा सिर्फ किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं है। ये सुनने वालों के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो समझ सकें कि हमारे आसपास का मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है और इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है। सही बात है। तो चलिए विज्ञान की बुनियादी बातों से ही शुरू करते हैं। इस गाइड की स्लाइड 2 और 3 में द थिक ब्लैंकेट इफेक्ट यानी मोटी चादर के प्रभाव का जिक्र है। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत बुरी चीज है। हाँ, एक नेगेटिव छवि बनी हुई है ना? लेकिन इस डेटा को पढ़ने के बाद पता चला कि असल में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं तो हैरान रह गया। असल में यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर ये प्राकृतिक गैसों की चादर ना होना तो हमारी धरती का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता। बाप रे, -18? जी हाँ, इतनी भयानक ठंड में तो सारे महासागर जम जाते। यहाँ किसी भी तरह के जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ये जो प्राकृतिक प्रभाव है, ये असल में एक जीवन रक्षक प्रणाली है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण आ रहा है। जैसे गर्मियों के दिनों में मान लीजिए एक कार चिलचिलाती धूप में खड़ी है और उसके सारे शीशे पूरी तरह से बंद है, तो कुछ ही देर बाद वो कार अंदर से एकदम भट्टी बन जाती है। मतलब सूरज की गर्मी शीशे से अंदर तो आ जाती है, हाँ। पर बाहर नहीं निकल पाती। क्या धरती के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? एकदम सटीक एनालॉजी है ये। इस कार वाले उदाहरण को अगर हम धरती के पैमाने पर देखें ना, तो वो कार का शीशा असल में प्राकृतिक गैसों की एक अदृश्य परत है। अच्छा, होता क्या है कि सूरज की किरणें शॉर्टवेव रेडिएशन के रूप में धरती पर आती हैं। वो वायुमंडल को पार करके सतह को गर्म कर देती हैं। जी। लेकिन जब हमारी धरती इस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में धकेलने की कोशिश करती है तो वो बाहर नहीं जा पाती। हाँ, क्योंकि तब तक वो गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन यानी लंबी तरंगों में बदल चुकी होती है और ये प्राकृतिक गैसें उस गर्मी को पूरी तरह बाहर जाने से रोक लेती हैं ताकि रात में धरती जम ना जाए। एक हल्की सी चादर होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इस हल्की चादर में अपनी तरफ से गैसें भर भर के इसे एक मोटी रजाई बना देता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। स्लाइड 3 में इसी मैकेनिक्स को समझाया गया है। जब इंसान अतिरिक्त गैसें छोड़ता है तो ये मोटी चादर उस गर्मी को यहीं ट्रैप कर लेती है। गर्मी वापस अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाती और धरती गर्म होने लगती है। हाँ, और पूरी धरती का औसत तापमान अप्राकृतिक रूप से बढ़ने लगता है। इसे ही द थिक ब्लैंकेट इफेक्ट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मोटी चादर आखिर बनी किन चीजों से है?
स्लाइड 4 में एजेंट्स ऑफ वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इसमें 3 मुख्य गैसों के नाम हैं। पहला तो अपना वही जाना माना नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 को तो इस पूरी ग्लोबल वार्मिंग की कहानी का सबसे बड़ा विलेन कहा जा सकता है। गाइड में साफ बताया गया है कि ये गैस जीवाश्म ईंधन जलाने और पेड़ों के भारी पैमाने पे कटने से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। और दूसरी गैस है मीथेन। यहाँ विजुअल में ना एक गाय और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही खेती को दिखाया गया है। आमतौर पर कोई सोच भी नहीं सकता कि खेती या जानवर पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन विज्ञान के अनुसार मीथेन CO2 के मुकाबले गर्मी को रोकने में कई गुना ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। सच में? हाँ, और तीसरी गैस है वाटर वेपर यानी जल वाष्प, जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, जो सुनने वालों को, खासकर जो इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या? इसे अक्सर एक एग्जाम ट्रैप के रूप में देखा जाता है। कई बार परीक्षाओं में या चर्चाओं में ये भ्रांति होती है कि ऑक्सीजन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अरे हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। बिल्कुल। तो इस बात को एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन गर्मी को बिल्कुल भी नहीं रोकती। ऑक्सीजन का वार्मिंग से या ग्रीन हाउस प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। IDP की वर्कबुक में एक प्रैक्टिस सवाल भी है, जहां विकल्प दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और सही जवाब ऑक्सीजन ही था। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये गैसें धरती को कैसे भट्टी बना रही हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि इतनी भारी मात्रा में ये गैसें आ कहां से रही हैं। स्लाइड 5 और 6 में वार्मिंग के 2 मुख्य इंसानी कारणों में से पहले कारण का जिक्र है, जो है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। हाँ, जीवाश्म ईंधन के विज्ञान को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस ये कोई रातों रात बनने वाली चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों साल पहले जो घने जंगल थे या जो जानवर थे, जब वो मरे तो वो जमीन और समुद्र की तलहटी में दब गए। फिर उन पर मिट्टी की परतें चढ़ती गई। धरती के अंदर के अत्यधिक दबाव और गर्मी ने उन अवशेषों को पकाया और तब जाकर वो इन ऊर्जा स्रोतों में बदले। मतलब ये नॉन रिन्यूएबल हैं, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे। एकदम सही। और आज हम अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए इन्हें ऐसे जला रहे हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। स्लाइड 6 की तस्वीरें इस तबाही को बहुत साफ दिखाती हैं। एक तस्वीर में फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता हुआ गाढ़ा पीला और काला स्मॉग दिख रहा है। हाँ, जो हवा को जहरीला बना रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर में तेल रिसने यानी ऑयल स्पिल्स का विजुअल है। समुद्र के पानी पर पूरा काला तेल फैला हुआ है, और इसके अलावा अम्लीय वर्षा या एसिड रेन का भी जिक्र है, जिससे पूरी जमीन बंजर हो रही है। ये तो पहला कारण हुआ। अब स्लाइड 7 और 8 पर आते हैं, जहां दूसरा सबसे बड़ा इंसानी कारण बताया गया है, वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। स्लाइड 7 में इसके 4 मुख्य कारण गिनाए गए हैं। कृषि के लिए जमीन साफ करना, कागज और लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, बिल्डिंग और सड़कें बनाने के लिए शहरी विकास, और खनन यानी माइनिंग। एक मिनट, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर हम इन दोनों कारणों को जोड़कर देखें तो इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि हम एक तरफ तो जीवाश्म ईंधन जलाकर वायुमंडल में जहर यानी CO2 की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों को ही काट रहे हैं जो उस जहर को सोखने वाले प्राकृतिक एंटीडोट का काम करते हैं। ये तो एकदम दोहरी मार है। बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, दोहरी मार। ये इस पूरे संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम कार्बन सोखने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक मशीन को ही नष्ट कर रहे हैं। कैसे? विज्ञान के अनुसार पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, कार्बन को अपने अंदर स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, लेकिन जब पेड़ों को काटा या जलाया जाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन कम नहीं होती, बल्कि उन पेड़ों में जो CO2 स्टोर थी ना, वो भी वापस हवा में मिल जाती है। बाप रे। और इतना ही नहीं, स्लाइड 8 का विजुअल देखिए। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। उनके बिना तेज हवा और पानी से सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। हाँ, वो मिट्टी बह जाती है। स्लाइड 9 में एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है जो इन दोनों ही कारणों का बहुत ही बेहतरीन तुलनात्मक सारांश देता है।
एक तरफ फ्यूल्स जलाना और दूसरी तरफ कटाई करना, और दोनों का नतीजा एक ही है, तबाही। तो अब तक हमने समझा कि गैसें आ कहाँ से रही हैं और धरती गर्म कैसे हो रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? स्लाइड 10 और 11 हमें तबाही के डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताते हैं। डोमिनोज इफेक्ट मतलब एक घटना से दूसरी घटना का शुरू होना। स्लाइड 10 में जो विजुअल्स हैं ना, वो डराने वाले हैं। हाँ, पिघलती बर्फ और बढ़ते समुद्र के जलस्तर वाले विजुअल्स। बिल्कुल, तटीय शहरों की इमारतें पानी में डूब रही हैं, समुद्री जीवों के घर तबाह हो रहे हैं, और वर्कबुक में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर है। पहली तस्वीर में मीलों दूर तक बर्फ है और एक पोलर बेयर है, और दूसरी तस्वीर में वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन स्लाइड 11 में इस संकट का जो पहलू दिखाया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्सेलरेटेड वाटर साइकिल्स, यानी जल चक्र का तेज हो जाना। हाँ, दी असम फ्लड मॉडल। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना है, लेकिन ये वार्मिंग जल चक्र को कैसे बिगाड़ रही है वो इस मॉडल में दिखता है। वर्कबुक में ना एक असली न्यूज क्लिपिंग छपी है। असम बाढ़, 117 की मौत, 10 नदियां उफान पर, 24 लाख लोग प्रभावित। ये सिर्फ किताब में लिखा कोई डेटा नहीं है, ये असली लोगों की जिंदगी की त्रासदी है। एकदम सही। और ये असम मॉडल काम कैसे करता है, इसे 4 चरणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वो 4 चरण क्या है? गर्म होता है तो दूसरा चरण आता है सामान्य से बहुत तेजी से वाष्पीकरण, यानी फास्टर इवापोरेशन होना। मतलब पानी भाप बनकर बहुत तेजी से ऊपर उठता है। हाँ, और इसी भाप से तीसरे चरण में बहुत भारी और घने बादलों का निर्माण होता है। आसमान में नमी का एक विशाल भंडार जमा हो जाता है। और फिर आता है चौथा चरण। जब ये भारी बादल बरसते हैं तो वो कोई सामान्य बारिश नहीं होती, वो लंबे समय तक लगातार भारी बारिश होती है, बादलों के फटने जैसी स्थिति, जिससे नदियां उफान पर आ जाती हैं, बाढ़ आती है और फसलें, इमारतें सब नष्ट हो जाती हैं। बाप रे, मतलब ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ नहीं पिघला रही, बल्कि बाढ़ के रूप में सीधे हमारे घरों में घुस रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, तबाही का ये मंजर जितना भी डरावना हो, इस चर्चा को हम निराशा पर खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। स्लाइड 12 से लेके 14 तक हमें समाधान और ऊर्जा के बदलाव यानी एनर्जी शिफ्ट के बारे में बताया गया है। अब हमें अतीत से निकलकर भविष्य की ओर देखना है। हाँ, स्लाइड 12 के विजुअल में यही तुलना की गई है। एक तरफ अतीत है, काले धुएं वाली तेल की मशीनें और कोयला, और दूसरी तरफ है भविष्य, यानी ग्रीन एनर्जी। जैसे बहते पानी से बिजली बनाना, हाइड्रो पावर, हवा से चलने वाली विशाल पवन चक्कियां, विंड एनर्जी, और सूरज की रोशनी से चलने वाले सोलर पैनल। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिन्यूएबल हैं और बिल्कुल धुआं नहीं करते। और इन्हें लागू कैसे किया जाए, इसके लिए स्लाइड 13 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान दिया गया है। 4 वेज यानी 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है भारी मात्रा में पेड़ लगाना, क्योंकि CO2 सोखने की मशीन तो वही है। बिल्कुल। दूसरा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली और पानी बचाना, जैसे एक कमरे से निकलते ही लाइट स्विच ऑफ करना। और चौथा, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन अपनाना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, या साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। पर यहां मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या ट्रैफिक लाइट पर मेरे अकेले के इंजन बंद करने से इतनी बड़ी ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी? मतलब ये बहुत छोटा कदम नहीं लगता? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हाँ। और इसका जवाब स्लाइड 14 की टर्मिनोलॉजी में छिपा है। अच्छा। हाँ, वहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है कार्बन फुटप्रिंट और दूसरा है एनवायरमेंटली कॉन्शियस होना। कार्बन फुटप्रिंट मतलब एक इंसान अपनी जीवन शैली से कुल कितनी ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण में छोड़ रहा है। जब कोई जानबूझकर ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद करता है तो वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा होता है। तो वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंसान कहलाएगा। बिल्कुल। और गाइड में बताया गया है कि ई-व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियां कैसे इसमें मदद कर रही हैं। हाइब्रिड गाड़ियां ट्रैफिक में बैटरी पर चलती हैं और ई-व्हीकल्स तो पूरी तरह धुआं रहित है। तो जब लाखों लोग अपना ये छोटा सा कार्बन फुटप्रिंट कम करने का फैसला लेते हैं ना, तो उसका सामूहिक असर पूरी धरती पर एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में दिखता है। वो स्मॉग को कम करता है। मतलब हर एक कदम मायने रखता है। अब इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। स्लाइड 15 में एक चैप्टर मास्टरमाइंड मैप दिया गया है।
हाँ, ये माइंड मैप पूरे विषय को एक ही फ्रेम में बहुत अच्छे से जोड़ देता है। अगर आप इसका एक क्विक रिकैप दे सकें। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत होती है जीवाश्म ईंधन जलाने और पेड़ों की कटाई से, जिससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। फिर थिक ब्लैंकेट इफेक्ट से धरती गर्म होती है। इसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, बर्फ पिघलती है, वाष्पीकरण तेज होता है और जल चक्र बिगड़ता है। हाँ, जिससे तटीय इलाकों में और असम जैसे राज्यों में भयंकर बाढ़ आती है। और आखिर में इसका उपाय है ग्रीन एनर्जी को अपनाना, ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना और बिजली बचाना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस पूरे फ्लो को समझाया। अब इस मास्टर क्लास को गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। ये बात इन स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखी है, लेकिन ये इसी पूरी चर्चा से प्रेरित है। हम अक्सर एक नारा सुनते हैं ना कि हमें अपनी धरती को बचाना है। हाँ, बहुत आम नारा है ये। लेकिन अगर हम प्रकृति के इतिहास को देखें तो पिछले करोड़ों सालों में पृथ्वी ने हमेशा अपना संतुलन वापस पाया है। मतलब अगर हमारी गलतियों से धरती बहुत ज्यादा गर्म हो भी गई ना, तो भी ये ग्रह नष्ट नहीं होगा। प्रकृति अंततः खुद को किसी न किसी तरह रीसेट कर ही लेगी, अपना संतुलन वापस ले आएगी। बिल्कुल, धरती तो रहेगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या धरती बचेगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब प्रकृति भयंकर तूफानों और बाढ़ के जरिए अपना संतुलन वापस ला रही होगी, तब क्या उस नए संतुलन में हम इंसानों के रहने के लिए कोई जगह बचेगी? सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर जरूर सोचिएगा।